बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जो है, जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है यानी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं, उनको जो है ना वो मैंने ऐड किया हुआ है। पहले उनको करेंगे क्विकली। बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल ये आपकी एग्जैक्ट डिफिकल्टी के ऊपर है। आपके पास्ट पेपर्स के, रिसेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी इसके अंदर जो है ना वो ऐड किया गया है, ताकि आप मैक्सिमम जो अपनी प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन जो है वो आपकी हो सके और आपको पता चल सके कि भाई मैंने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, अपने टेस्ट के लिए मैंने क्या क्या चीजों को करना है, किन किन चीजों को मैंने देखना है। ठीक है जी। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। एक गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है शुरू के 30 मिनट्स, एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, और 60 किलोमीटर की स्पीड पे चली है फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप। इस होल ट्रिप की, इस कंप्लीट ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। सो कंप्लीट ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो हमने निकालनी है। ठीक है जी। अब यहां पर एवरेज स्पीड निकालना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ मसला ये है कि टाइम जो है वो मिनट्स के अंदर है। टाइम को हमने क्या करना है, टाइम को हम लोगों को ओवर्स में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। सो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे आएगा, वो आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जो टोटल टाइम है उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना बनेगा, 40, और कितना बन जाएगा, 60। ठीक है, 40 और 60 ये स्पीड गिवन है। तो इनसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ये जो टाइम मिनट्स में इसको आवर्स में लेके जाऊंगा। ये 0.5 आवर्स बनता है। तो 40 को, लेकिन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। 0.5 से करूंगा। 0.5 क्यों, क्योंकि 30 मिनट किस में चला गया, आवर्स में चला गया। यह आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ जाएगा 20। D1 है ये D1 है, या क्या आ जाएगा 20। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। वजह उसमें 60 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो वो 30 आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस 30 और 20 50 है। टोटल टाइम कितना है, 1 आवर कंप्लीट है ना, तो 50 किलोमीटर पर आवर बनता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो थोड़ा सा देखने वाला इसमें ये था कि छोटा सा एक चीज देखने वाली थी जो काबिल गौर इसमें चीज थी। वो ये थी कि जो स्पीड आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, वो स्पीड जो है वो तो किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम मिनट्स के अंदर है। तो टोटल टाइम हमने इसमें निकालना था। ठीक है, एक सेकंड ठहरे, टैब बहुत ज्यादा मतला कर रहा है कि मैं थोड़ी सी सेटिंग्स करता हूँ, ताकि ये इतना बड़ा बड़ा इस पे ना लिखे, थोड़ा छोटा लिखे, इसमें प्रॉब्लम फिर नहीं होती। थिकनेस कम कर देते हैं इसकी। नहीं, वही ठीक, वही ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी आगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ना जगह मैंने कम रखी है मेरिकल्स की, तो वापस जगह पे हम लोग जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड पे हमको सॉल्व कर, ये आता है इसका। अच्छा जी, कह रहे हैं फर्स्ट स्टोन, क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ अ स्टोन इज ड्रॉड फ्रॉम अ टावर 80 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, साथ उसने कहा हुआ है कि जी की वैल्यू को आप 10 ले लें। पेपर में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, यूजली इस तरह के हिंट्स दे दिए जाते हैं। ना भी दिए जाएं तो जी की वैल्यू को आप 10 ले लें, आपके लिए ईजी रहता है। तो स्टोन को कितनी हाइट से फेंका गया है, 80 मीटर की हाइट से फेंका गया है। पूछ रहा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के अंदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। जी टी स्केयर क्यों, वैसे तो ए टी स्केयर है, तो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी आई क्योंकि जीरो है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाइट जो टॉवर की है दैट इज 80 मीटर्स, इसकी जगह पे मैं 80 प्लग इन कर लूंगा। राइट साइड पे क्या रह जाएगा, 1/2 जी की वैल्यू को प्लग इन कर देते हैं, 10 टी का स्केयर आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और फिर मैं 5 के साथ इसको कैंसिल कर लेता हूँ फर्दर, 5 1 जा एंड 5 16 जा। सो टी स्केयर क्या आ गया मेरे पास,
टी स्केयर मेरे पास आ गया 16 सेकंड। अब जल्दी में 16 सेकंड नहीं आंसर मार कर देना, हमें टाइम निकालना है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो 4 सेकंड आएगा टाइम। तो आपके पेपर में न्यूमेरिकल जो आते हैं ना वो बड़े इजी होते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्विंग वाले होते हैं, लेकिन उसके अंदर गौर से आपने सॉल्व करना है, देखना है कि कोई चीज जो है ना आप उसमें मिस ना कर दें या कोई चीज गलत ना आप उसमें प्लग इन कर दें। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है और शुरू में वो रेस्ट पे है, और एक्सेलरेट जब उसने किया है, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ किया है, ए की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी एफ जो है ना वो इसकी क्या होगी, वी आई तो इसकी जीरो है ना, बिकॉज इसने एक्सेलरेशन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट की है, रेस्ट से स्टार्ट की है, ठीक है। सो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। वी आई जीरो है, जीरो प्लग इन कर देंगे, ए की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 सेकंड के बाद की हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सो वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड जो है वो वी एफ की जो है यानी फाइनल वेलोसिटी जो कार की वो आ जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज ऑफ टू फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट दो फोर्सेज का तब होगा कि जब वो क्या है कि उनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, या वो एड अप हो रही है, जो उनका टोटल इफेक्ट है वो उनके एडिशन के इक्वल है, ठीक है, जो उनके एडिशन के इक्वल है। तो F1 जो है वो 10 न्यूटन है, F2 जो है वो 15 न्यूटन है, तो मैक्सिमम जो इनका रिजल्टेंट फोर्स हो सकती है वो 25 न्यूटन हो सकती है, जो कि इनके सम के इक्वल है। तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 प्लस 15, 25 न्यूटन। और मिनिमम इनका क्या होगा, वो इनका डिफरेंस के इक्वल होता है। तो अगर मिनिमम पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे तो वो फिर क्या होगा, वो 5 न्यूटन होगा। ये भी रिसेंट टेस्ट का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैल्यूज भी यही थी। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इन टेस्ट के अंदर ना याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में आता ही है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज, प्रोजेक्टाइल का टाइम, प्रोजेक्टाइल का जो आपका रेंज का, टाइम का और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहे हैं और एग्जामिनर कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड के ऊपर लॉन्च किया और कितने एंगल पे किया, 30 डिग्री के एंगल पे किया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो वो मेरे पास गिवन है 100 कॉज ऑफ 30 डिग्रीज कर लूंगा मैं। अब कॉस 30 जो होता है ना वो साइन 60 के इक्वल होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डेसिमल्स में 0.866 लिखते हैं। तो 100 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.866 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 86.6 मीटर पर सेकंड, 86.6 मीटर पर सेकंड जो है वो टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। सो कुछ इंपॉर्टेंट साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज आपने याद रखनी है। देखें साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू ये इक्वल होती है, ये तो पेपर के लिए याद रखें, ठीक है। इसके अलावा साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों जो है सेम वैल्यू के ऊपर इक्वल होते हैं। तो प्रीवियस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल है, फिजिक्स के पोर्शन में था। एक्स की वैल्यू क्या है, कितने डिग्री है, तो 45 डिग्री है, उसके ऊपर इनकी वैल्यू 1/√2 होती है या 0.707 होती है, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30 इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू 0.866 होती है, 0.866 होती है, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में भी यूज की है, ठीक है। और साइन 0 और साइन 180 दोनों के ऊपर जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्रीज और साइन 180 डिग्रीज दोनों के ऊपर साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्रीज होती है। कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, कॉस 90 जो है वो 0 होता है, ठीक है। और कॉस 180 जो है वो क्या है, -1 है। तो ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मेरा एनटीएस का टेस्ट है या मेरा एयर का या बेरिया का टेस्ट है या मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है तो कैलकुलेटर तो इसमें अलाउ नहीं है, या मेरा पीएमए का एनटीएस है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखनी है मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के लिए। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो आपका अगर एडवांस मैथ्स का पोर्शन है आपके टेस्ट में, अगर तो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है तो तब वहां पर ये काम आएंगी। क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में तो इसके नहीं आते क्वेश्चंस, बाकी फिजिक्स में एटलीस्ट ये वैल्यूज अगर आप याद रखें
तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और बड़ा आसान है। साइन 60 कॉस 30 ये इक्वल है, और साइन 45 और कॉस 45 ये तो वैसे ही दोनों पे सेम वैल्यू आती है। और एक और बात याद रखिएगा, साइन 30 की जो वैल्यू है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू जो होती है 1/2 यानी 0.5 होती है। एंड इसका मैंने बताया कि जो लास्ट वीकेंड के ऊपर एग्जाम हुए थे, लास्ट वीक में जो एग्जाम हुए थे वहां पे तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पॉइंट आउट किया था कि जी साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू इक्वल दी गई थी, और क्या गया था कि एक्स की वैल्यू बता दें कि वो क्या होगी। राइट जी, तो एक्स की वैल्यू उस केस में 45 डिग्री होगी, पाई/4 होगी। अब वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर से रेलेवेंट जो एमसीक्यू जिसमें आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 5 न्यूटन की एक फोर्स है जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस के थ्रू जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, और एंगल जो है ना वो उसका कितना है, एंगल जो है वो उसका 60 डिग्री है। आप ये बताएं कि कितना वर्क जो है वो हुआ है। एफ यहाँ पे 4 है, डी 10 है, कॉज जो है 60 है। वर्ड डन निकालना है, वर्ड डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, एफ 5 आ गई, डी जो है वो मेरे पास 10 आ गई, कॉस 60, कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 या 1/2 होती है। रेट इसका कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, 5 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा जी हमारे पास 25 जॉल्स। तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 25 जॉल्स आ गया। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ 200 kg mass to a height of 2 मीटर in 2 seconds. What power does he develop? एक वेट लिफ्टर है जिसने 200 kg का मैस 2 मीटर की हाइट के ऊपर लेके गया है, और कितने टाइम में लेके गया, 2 सेकंड्स में लेके गया। बताना क्या है हमें, एग्जामिनर कह रहा है कि पावर बताएं, और यहाँ पर भी इंड उसने दिया हुआ है कि जी की वैल्यू 10 है। तो यूजली जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जी की वैल्यू 10 ले लिया करें, पेपर में टाइम भी बचेगा। और अगर एग्जामिनर ने खुद 9.8 के हवाले से भी वैल्यू दी हो तो फिर भी आप क्लोज चॉइस को मार्क कर सकते होते हैं। अब वर्क जो होता है, वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे क्योंकि एक बॉडी को लिफ्ट किया गया है, पोजिशन की वजह से उसमें एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। और पावर क्या होता है, पावर होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, mgh को यूज करके वर्क निकाल लेता हूँ। तो 200 kg का मैस है, जी 10 है, हाइट जो है वो 2 मीटर्स की है, हाइट जो है वो 2 मीटर्स की है। तो और साथ ही क्या कर लेते हैं, इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्क या एनर्जी आ गई है, 200 आ गया हमारे पास मैस, ये आ गई जी की वैल्यू, और ये 2 जो है वो हाइट है, और टाइम में तो 2 सेकंड है, नीचे टाइम 2 सेकंड निकालने डायरेक्टली एक ही दफा में मेरे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। 200 इंटू 1000, 200 इंटू 10 जब होगा तो 2000 हो जाएगा, 2000 वॉट्स आ जाएगा आंसर। तो 2000 वॉट्स, वॉट्स इसका यूनिट है, पावर यूनिट है। एग्जामिनर को 2 किलो वॉट की फॉर्म में भी लिख सकता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 2 kg बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और टाइम पीरियड का डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता रहा आपके पेपर में रिसेंट टाइम्स में, और आगे आपके एक्सपेक्टेडली जो आपके पेपर में आ सकता है। साथ उसमें मुझे कह देगा वेलोसिटी को चेंज कर दिया, या मैस को चेंज कर दिया, या टाइम पीरियड के फॉर्मूला जो है एसएचएम के अंदर मैस को या लेंथ को चेंज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने आपको लास्ट भी मैराथन में करवाए हैं, इस वन शॉट में भी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 2। मैस की वैल्यू क्या है, मैस की वैल्यू m जो है वो यहाँ पे 2 kg है, v की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्केयर है, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्केयर क्या आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है। If the mass of a moving body is doubled and its velocity is halved, its kinetic energy becomes, इस चीज की मैं बात कर रहा था कि ये रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर बॉडी के मैस को क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया है, और उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो बताएंगे काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया, 1/2 mv² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 यहां पर आ जाएगा, मैस, मैस क्या हो गया है, ठीक है, मैस ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल, मैस को डबल कर दिया, मैस जो है वो 2m हो गया है, और वेलोसिटी को आधा कर दिया है। पहले वेलोसिटी v थी, अब 1/2 v का होल स्क्वायर हो गई है, 1/2 v का होल स्क्वायर हो गई है। तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखते हैं कि ई डैश जो है वो क्या होगी। पहली बात तो ये है कि इसका स्क्वायर ओपन कर लें, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो 1/2 अपनी जगह पे, मैं इस 1/2 को नहीं छेड़ा,
देखने में तो दिख रहा है कि भाई टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला में 1/2 है ना, तो हमने उसका रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी के साथ निकालना है, इसलिए मैं इसको भी नहीं छेड़ा। ठीक है, वरना फिर बाद में दोबारा वही स्टेप करना पड़ता है। ये वजह है कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1/2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 वी स्केयर हो गया। अब आप देखें इसको, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 1/2 तो मैं देने देता हूँ फॉर्मूले का, ये जब कैंसिल होगा यहाँ पे 2 बचा, ये वाला जो 2 है ये 1/2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और एम वी स्केयर अपनी जगह पे है। तो नई जो कैनेटिक एनर्जी है वो ओरिजिनल कैनेटिक एनर्जी से आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है ना कैनेटिक एनर्जी का, इसको वापस यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ये पूरे का पूरा फॉर्मूला बन रहा है ना ये वाला, तो ये जब मैं यहाँ पे प्लग इन करूंगा तो ये तो के ई बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के ई, यानी नई कैनेटिक एनर्जी जो है वो ओरिजिनल कैनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाएगी। कब? जब मैस को डबल और वेलोसिटी को आधा कर लेंगे। तो असल में ये क्या होगी, ये हाफ होगी है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल होगी है। A body of mass 10 kg is at a height of 5 meters. What is the potential energy? अब यहाँ पे खुद उसने कहा है कि जी की वैल्यू का आप 9.8 यूज करें, खुद एग्जामिनर की डिमांड है। तो मैं जो है ना बॉडी का वो कितना है, मैं जो है वो 10 kg है। ठीक है, मैं जो है वो यहाँ पर 10 kg है, एम जी एच यूज कर लेते हैं हम लोग। मैं जो है वो 10 है, और जी की जगह पे 9.8 यूज करने का कहा गया, 5 आ जाएगा। 9.8 में से पॉइंट खत्म हो जाएगा, नीचे 1 और 0, ये दो डॉट से ये मल्टीप्लाई के थे, आप यूं लिख लें उसको, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 98 इंटू 5 कर लेंगे, 98 इंटू 5 कर लेंगे, 98 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 490 जूल्स आ जाएगा, 490 जूल्स आ जाएगा। अब वेव एंड ऑसिलेशन के चैप्टर से जो आए हुए हैं, तो एक तो बड़ा बेसिक सा आ जाता है जिसमें वी इक्वल टू एफ लेमडा वाला जो रिलेशनशिप है, यानी जो वेव स्पीड वाला फॉर्मूला है जिसको आप फंडामेंटल वेव इक्वेशन कहते हैं वो यूज हो रहा है। ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा, फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वेव का ये भी, और जो हमारा लेंस फॉर्मूला है इसका भी रेलेवेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में मैंने देखा है कि इंक्लूडेड है, और 2026 में तो रिपीटेडली आ रहा है। बहरहाल वी इज इक्वल टू एफ लेमडा है, एफ की वैल्यू कितनी है 390, वेव लेंथ यहाँ पर कितनी गिवन है 2 मीटर्स, कह रहा है स्पीड बता दें कितनी है, तो 390 इंटू 2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 780 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। टाइम पीरियड जो है वो पूछ रहा है, अगर अगर जो लेंथ है वो सिंपल पेंडुलम की 1 मीटर है, तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। उसने 9.87 लेने का कहा है जी को, मैं जो हूं ना 9.8 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा, मार कर लेंगे। और साथ उसने पाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे दी आपको। तो यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड टी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई है, पाई की वैल्यू उसने कहा जो है वो हमने यहाँ पे प्लग इन करनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लग इन करनी है, और उसने कहा जी पाई स्क्वायर जो है वो 9.87 होता है। तो फॉर्मूला में तो यहाँ पर क्या है, पाई है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, तो इसको पाई रहने देते हैं, इसको मैं पाई रहने देता हूँ। और एल जो है वो यहाँ पर कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी की जगह पे पाई स्क्वायर प्लग इन कर लूंगा। रीजन, क्योंकि खुद एग्जामिनर ने कहा है कि जो जी की वैल्यू है और पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.87 होती है। मैंने भी पाई की वैल्यू प्लग इन नहीं की, रीजन क्या है कि मैं एग्जामिनर की दी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज कर लूंगा ताकि मैं पाई को कैंसिल कर सकूं। तो जी की जगह पर क्या आ गया, पाई स्क्वायर आ गया। अब 2 पाई अपनी जगह पे आ जाएगा, 1/पाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/पाई अंडर रूट ऑफ 1 होता है, नीचे पाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा। तो अगर अंडर रूट में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो ऊपर वाले का भी अंडर रूट ले लेते हैं और नीचे वाले का भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो बेसिक सी बात है। तो अंडर रूट 1 जो है वो 1 हो जाएगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर जो है पाई हो जाएगा। जी को मैंने पाई स्क्वायर क्यों बनाया, एग्जामिनर ने खुद कहा कि भाई जी की वैल्यू 9.87 होती है या 86 होती है, राउंड ऑफ करके 10 हो जाती है, तो वो पाई स्क्वायर के इक्वल ही है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे लिए कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और टाइम जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सेकंड। तो वो जो ये इशू है ना कि जी पेपर के अंदर अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बड़ा स्कोर कर लेता, तो थोड़ा सा समटाइम आपको चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो देखने में ऐसे लगता है कि हमारे जो टेस्ट का फिजिक्स का पोर्शन है जी उसमें तो बड़ी बेसिक चीजें आती हैं, इतना कोई मुश्किल पेपर में नहीं आती चीजें, लेकिन बात तो तब है ना कि वो मुश्किल तो तब ना होंगे जब आप उसमें मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ वेव साउंड ट्रेवल्स 660 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस मीडियम। ये तो सिंपली हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लगा लेंगे,
स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। सो लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स, ठीक है, v इज इक्वल टू डी बाय टाइम होती है। सो डिस्टेंस बाय टाइम होती है, तो डिस्टेंस उसने कवर किया 660 का इनटू सेकंड्स। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो 330 मीटर्स पर सेकंड जो आंसर आ गया। If the frequency of a tuning fork is 256 हर्ट्ज, एक टर्निंग फॉर्क की या ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है, उसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो उसका क्या होगा। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। सो 1/f क्या आएगा, 1/256। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी है, ये कैलकुलेशन जो है ना वो हमें करनी पड़ेगी। सो 1 को हम अंदर रखेंगे, 256 से डिवाइड करना है, बाहर रखेंगे। पहले तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, एक जीरो आ गया। अब अभी भी तो वैल्यू छोटी है ना, 256 से तो वैल्यू क्या है, छोटी है। एक जीरो यहाँ लगाया तो एक जीरो और यहाँ आ गया, अभी भी वैल्यू छोटी है, एक जीरो और यहाँ लगाया यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना हम लोग देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, एक हिंट मैं आपको देता होता हूं हमेशा कि आप जो है चॉइसेस की तरफ नजर रखा करें। तो मैंने जो अभी हाफ सॉल्व किया है उसमें 0.00 आ चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है आंसर में एक ही चॉइस में 0.00 है। और ये एग्जैक्ट चॉइस जो उसने पेपर में दी थी वही मैंने उठाई है। 0.0039 सेकेंड ही जो है वो बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आप इसको करके देख लीजिएगा, 256 टाइम्स 3 कर लें तो इस तरह से पेपर में ना आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 256 इंटू 3 कर ले, 3 6 18 का 8 1 चला गया कैरी, 3 5 15 15 में 1 आ गया, 16 हो गया, 1 चला गया कैरी, 3 2 7 हो गया, 3 2 6 और 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या आ गया, 768। तो 768 जब माइनस होगा 1000 में से तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा वो अब हम लोगों ने देखना है। तो 232 बच गया, तो ये 3 से किया था मल्टीप्लाई, 232 बचा। अब अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पर जीरो आएगा। अब 256 टेन जाकर 256 जीरो होगा, 256 9 के करीब ही जाके वैल्यू बन रही होगी, तो यही आ रहा है 0.0039, ठीक है। बल्कि जीरो की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी जीरो वहां पे प्लग इन हुआ है। तो बहरहाल 0.3 तक भी हम जो पहुंच गए हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 0.0039 सेकेंड है, या इन अदर वर्ड्स 0.004 सेकेंड आंसर बन। तो इस तरह से आप कैलकुलेटेड गैस जो है ना वो मार्क कर सकते हैं। टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशो 9:1 इंटरफेयर, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। दो वेव्स जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं, उनकी मैक्सिमम क्या बनेगी, उनकी जो इंटेंसिटी है और उनकी जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो क्या बनेगी, ठीक है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो तब बनती है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, कि जब क्या होगा कि इनके एम्पलीट्यूड्स ऐड होते हैं, और मिनिमम तब बनती है कि जब इनके एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने रेशो निकालनी है, किस चीज की रेशो निकालनी है, हमने उनकी मैक्स इंटेंसिटी की रेशो निकालनी है, हमने उसकी मिनिमम इंटेंसिटी के साथ, मिनिमम इंटेंसिटी के साथ हमने इनकी रेशो निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड की रेशो लेनी पड़ेगी, इनके एम्पलीट्यूड देने पड़ेंगे कि इनके एम्पलीट्यूड्स क्या बनते हैं, ठीक है। सो इनके एम्पलीट्यूड क्या बनते हैं, अब एम्पलीट्यूड जो होते हैं, ठीक है, वो इंटेंसिटी का अंडर रूट होते हैं, वो इंटेंसिटी का क्या होते हैं, अंडर रूट होते हैं। सो फर्स्ट वेव जो है मैं कहता हूं कि उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो A1 आ जाएगा, और ये जो सेकंड वाली है इसको मैंने नाम दे दिया A2 का, ठीक है। सो A1 का अंडर रूट ले लेते हैं, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3, इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3 A1 का। सेकंड का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन क्या आता है, 1। एम्पलीट्यूड क्यों लिए हैं भाई, एम्पलीट्यूड जी लेंगे तो हम मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के सम का स्क्वायर, और मिनिमम क्या होती है, मिनिमम होती है उनकी डिफरेंस का स्क्वायर। सो ये उनके सम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3+1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर 3+1 का होल स्क्वायर, नीचे 3 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो रेशो इनकी 4 बनती है, 4/1 बनती है, यानी 4:1 बनती है। 4:1 जो है बनती इंटेंसिटी की
क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी मैक्सिमम टू मिनिमम की। तो मैंने इसलिए मैक्स ऊपर रखी है, मिनिमम नीचे रखी है, क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये थी मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशो आपने निकालनी है। कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, द फोर्स बिकम्स। देखें 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ एक डिस्टेंस आर के ऊपर पड़े हुए हैं, तो जब डिस्टेंस को आप डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी ना, फोर्स जो है 1/4 हो जाएगी। क्यों, कूलम्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है के Q1, तो के कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो कूलम्स फोर्स जो होती है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहा होता है, स्टैटिक चार्जेस की फोर्स बता रहा होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डबल हो गया है, जब ये डबल हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर क्या होता है, f प्रोपोर्शनल है 1/4r स्क्वायर के। तो 4 का फैक्टर नीचे आ रहा है ना, डिवीजन में आ रहा है, यहां पर नीचे साथ 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ओरिजिनल तो ये वाली थी फोर्स, तो नई फोर्स क्या होगी, है नई फोर्स 1/4, इजी, so 1/4 हो जाएगा। व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन 100 ohms resistor when connected to a 220 वोल्ट सप्लाई। 100 ओम का अगर एक रजिस्टर है, उसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई अगर दी जा रही है, तो पावर डेसिपेशन क्या होगी। जब इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी हो तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी है, जब वोल्टेज और करंट गिवन है। अगर उसने आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है तो वी स्क्वायर बाय आर यूज करना है, और अगर उसने आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ होता तो फिर आई स्क्वायर आर यूज करते हैं। तो फिर उस केस में पावर को ये यूज करते हैं। गॉट इट जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर को हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज है 220 का स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, 100 है, जीरो को जीरो के साथ, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर लिया, 22 इंटू 22 आ गया, 22 इंटू 22 440 आएगा शायद, या 484 आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्रॉस करेंगे अगेन, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, तो ये 4 8 और 4, तो 484 वॉट्स आ गया, 484 484 वॉट्स आ गया। तो यूं आप क्लेवरली डील कर लिया करें ना विदाउट कैलकुलेटर। भाई 220 का स्क्वायर है ना, 220 इंटू 220 कर लो, 100 के साथ नीचे कैंसिल हो जाएगा, ताकि मसला ना हो आपका। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन द सेकेंडरी। एक ट्रांसफॉर्मर के पास 200 टर्न्स हैं प्राइमरी में और 1000 टर्न्स हैं इन द सेकेंडरी। जब 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, तो सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। एक बात तो साफ जाहिर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। मुझे कैसे पता चल रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तभी तो उसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के प्राइमरी से ज्यादा है, प्राइमरी से क्या है, ज्यादा है। अब प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कितनी है, 220 वोल्ट है। एनपी यहाँ पर कितना है, 200 है। एनएस यहाँ पर कितना है, 1000 है। वीएस निकालना है। सो वी एस बाई वीपी इज इक्वल टू एन एस बाई एनपी रेशो होती है। सो वी एस बाई वीपी यानी सेकेंडरी वोल्टेज की रेशो टू प्राइमरी वोल्टेज अगर आप ले रहे हो, तो फिर यहां पर भी आपने सेकेंडरी के टर्न्स और यहां पर प्राइमरी के टर्न्स रखने हैं। और करंट के केस में ऑपोजिट चलता है, करंट के केस में ऑपोजिट चलेगा, ये करंट के केस में ऑपोजिट चलेगा। बहरहाल यहाँ पे हमने सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है, वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं। वी एस अपनी जगह पे है, वीपी की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, वीपी की जगह पे वीपी कितनी है, 220 है, वो प्लग इन कर दूंगा। एन एस नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कितने हैं, 1000 है, प्राइमरी के कितने हैं, 200 है, कैंसिल हो जाएगा, 201 जा 205 जा, तो 220 इंटू 5 कर लेते हैं अब हम लोग। तो 220 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था ऊपर जाकर 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब जैसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी। तो 5 इंटू 200 करें तो 1000 है, 20 इंटू 5 करें तो 100 है, 1100 जो है वो वोल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। कहाँ पर आ जाएंगे, सेकेंडरी के ऊपर आपके पास आ जाएंगे। तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है ना वो आपकी 1100 वोल्ट्स जो है वो आ जाएगी। कह रहे 3 रजिस्टर्स हैं, और 3 रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, 3 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है और 9 ओम का रजिस्टर है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे भी ज्यादा आता है, पैरेलल में सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा आता है। तो प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, और ये मैंने आपको लास्ट मैराथन में शायद ये क्वेश्चन करवाया भी है, कि इसके अंदर ये था कि भाई अगर एक रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके बीच में क्या होता है,
तो आंसर उसका ये बनता था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, तो वहां पर जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है, जो पैरेलल इक्विवेलेंट होता है, वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा कम वैल्यू का होता है। बहरहाल यहाँ पे तो सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है, तो सीरीज इक्विवेलेंट में तो सिंपली ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। R1 में मैं ऐड कर लूंगा R2 को, उसमें मैं ऐड कर लूंगा मैं R3 को, सिंपली तो ऐड हो जाएंगे। 3 में 6 ऐड हुआ 9, 9 में 9 ऐड हो जाएगा, तो 18 ओम्स आ जाएगा। सो 18 ओम जो है वो इसका क्या है, वो इसका सीरीज इक्विवेलेंट है। अब इसी का अगर पैरेलल निकालना होता, अगर इसी का पैरेलल निकालना आ जाए एग्जाम में, एक सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, तो फिर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 करेंगे, तो पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 1/R3 करके आती है, या जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको 1 बाय यानी रेसिप्रोकल लेके सम करके आती है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 18 आएगा शायद। 3 1 जा 3 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक है। फिर 2 से करना, फिर 3 से करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18, तो 18 आ गया मेरे पास क्या एलसीएम। 3 6 जा 18, 6 इंटू 1 इज 6, 3 जा 18, 3 इंटू 1 इज 3, 9 2 जा 18, 2 इंटू 1 इज 2। तो मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 6 और 3, 9 9 और 2 11, नीचे क्या आ रहा है 18, तो ये तो आएगा 1/R ही। आर इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वो 18/11 आ जाएगा। 18/11 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 समथिंग के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या है, 1.6 या 1.7 के अराउंड आ रहा होगा। तो ये जो इतना आ रहा है, यहाँ पर सबसे छोटी रेजिस्टेंस तो कितनी थी, 3 ओम्स की थी, उससे भी छोटी वैल्यू आ रही है। तो लास्ट जो एग्जाम हुआ उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि भाई अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम आती है हमेशा। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी, द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज इज 100 वोल्ट। पीक वैल्यू हमें गिवन है, हमसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो पीक वैल्यू से, तो अंडर रूट 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी आर एम एस जो होता है दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ द 0.707 टाइम्स ऑफ द वी नॉट ऑफ द पीक वैल्यू। सो 0.707 है ये, पीक वैल्यू यहाँ पर है 100, ठीक है। पीक वैल्यू यहाँ पर क्या है, 100 है। पॉइंट खत्म होगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज आएंगे, 2 जीरोज 2 जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 707/10 आएगा, जो कि 70.7 तो ये क्या आ गया, ये 70.7 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, और जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर से मैंने जो है वो ऐड किए हुए हैं। A transistor has a base current of 0.05 milliamperes and a collector current of 5 milliamperes. What is the current gain? एक ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो 0.05 मिली एम्पेयर है, और उसका जो कलेक्टर करंट है वो 5 मिली एम्पेयर है। व्हाट इज द करंट गेन, यहाँ पर करंट गेन जो है वो क्या होगा, करंट गेन जो है वो क्या होगा। सो करंट गेन बीटा जो होता है वो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी वाले रिलेशनशिप से आएगा हमारे पास, ठीक है। तो बीटा जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, जो करंट गेन है, वो फिर क्या हो जाएगा, वो आई सी बाय आई बी हो जाएगा। आई सी बाय आई बी यानी कलेक्टर करंट की रेशो ले रहे हैं किसके साथ, बेस करंट के साथ। सो बेस करंट कितना है, 0.05 है, 0.05 है। पॉइंट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। नीचे आएगा 1, उसके बाद 2 डिजिट तो आएंगे 2 जीरोस, ये ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 100 इंटू 1 हो जाएगा 100। तो गेन कितना हो गया यहाँ पर, 100 का गेन जो है वो हमारे पास आ गया यहाँ पर। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻6 वोल्ट्स, ठीक है। कितनी एनर्जी जो है वो गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है 10⁻6 वोल्ट्स का, यानी 1 मेगा वोल्ट्स का उसको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिला है। अब फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। E इज इक्वल टू क्यू, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, क्यू इंटू वी होता है, ठीक है। सो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। और
10⁶ है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होता है जब ये, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बाय डेफिनेशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁹ जो है वो कूलम्स का उस पर चार्ज है, राइट। तो 10⁶ वोल्ट ये आ जाएंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻⁹ है। तो ये कितना रह जाएगा, वो रेशो 1/1 हो जाएगी। तो ये जो है वो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम उसको लेकर गए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मैं क्यों लेके गया हूं, क्योंकि आंसर कोई नहीं है मेरे पास, जूल वाली तो चॉइस बनती नहीं है ना। देखिए ना, यहां पर क्या है, मैं स्टेप कर देता हूं आपको, फिर समझ आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसने जाना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या है, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन है, बाय चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स है, तो वो तो सेम बनती है, एक चार्ज की वैल्यू वही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁹ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और वोल्टेज यहाँ पर कितनी है, 10⁶ है, 10⁶ है। तो ये 1.6 × 10⁻⁻⁹ और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट किया, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने चॉइसेस देखी है, जॉल वाली चॉइस ही नहीं बन रही ना। 10⁶ के साथ अगर मैं इसको जॉल में रखना चाहता तो फिर तो 10 इसमें -13 आना है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो -19 है, ये +6 है, तो ये तो चॉइस नहीं हो सकता था, ये भी चॉइस नहीं हो सकता था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली चॉइसेस बनी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से साथ डिवाइड भी होगा, तो वो जब डिवाइड होगा 1 × 10⁶, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ क्या होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 10⁶ को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं ना, तो मेगा कहते हैं, ये मेगा का प्रीफिक्स है। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ वो कैंसिल हो गया, 10⁶ सिर्फ रह गया। तो देखने में बड़ा आसान था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इसको देख लेना है, ठीक है ना। इस तरह की हरकत एग्जामिनर ने की हुई होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो सॉल्विंग के क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम 2-3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ही होता है। क्या कहता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10 आवर्स। हाफ लाइफ जो है एक रेडियो एक्टिव सैंपल की वो कितनी है, वो 10 आवर्स है। इफ यू स्टार्ट विद 1 ग्राम, हाउ मच विल रिमेन आफ्टर 20 आवर्स। सो दो टाइम पीरियड गुजरे हैं ना, दो हाफ लाइफ टाइम पीरियड गुजरे हैं, क्योंकि एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना है, 10 आवर्स का है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, 50% ऑफ द सैंपल रह जाता है ना। तो अगर शुरू में 1 ग्राम था, तो 10 ईयर्स के बाद वो कितना रह जाएगा, 0.5 ग्राम्स, ठीक है, ये 10 ईयर्स के बाद। और फिर अनदर 10 ईयर्स उसमें ऐड करें, यानी 20 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा। हमने तो ये बताना था ना कि 20 के बाद कितना रह जाएगा, वो इसका हाफ रह जाएगा। 0.5 का हाफ क्या होता है, 0.25। तो 0.25 ग्राम जो है वो रह जाएगा, 0.25 ग्राम जो है वो यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि दो हाफ लाइफ गुजरी है। रेडियो एक्टिव सोर्स और 256 ग्राम ऑफ मटेरियल, हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ के बाद उसने कितना रह जाना है, शुरू में 256 ग्राम है, तो 4 हाफ लाइफ हैं, एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 रह जाता है। 4 हाफ लाइफ हैं, 4 आ जाएगी ऊपर पावर इंटू 256। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 256। 256 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, और 16 को आपस में कैंसिल कर लेंगे, 16 तो 16 ग्राम रह जाएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये कितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी आपको दी गई है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है वो निकालना है आपने। सो वर्क फंक्शन जो है वो हमें गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच इंटू एफ होता है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आता है। सो वर्क फंक्शन यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो कितना है, एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो है, उसकी वैल्यू होती है 6.63।
इंटू 10⁻⁻34। अब ये जो वर्क फंक्शन था ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज है। मैंने फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकाली है, तो ये रेशो जो है ना हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। सो 2 इंटू 1.6 जब होगा तो ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ये 3.2 6.6 का 2 टाइम्स मल्टीपल बनता है, तो ये 2 आ जाएगा। और ये 2 जो है नेक्स्ट स्टेप में रह जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर क्या, -34 ऊपर चला जाएगा। -19 में 34 जो पावर है ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो पावर कितनी रह जाएगी, 10⁻15 रह जाएगी। 10⁻+15 रह जाएगी इज इक्वल टू एफ नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है। अब 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻15। तो मैंने इसलिए एक एक स्टेप जो है ना साथ समझा के कर रहा होता हूँ कि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट टाइम में जब ये अपना पॉइंट खत्म करेगा 10 रह जाएगा, 10 इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻14, जो कि क्या बनती है क्लोजेस्ट वैल्यू में किसके इक्वल बनती है, 4.8 इंटू 10⁻14 में। क्योंकि मैंने 6.63 को पूरा नहीं लिया था, राउंडेड ऑफ वैल्यू में मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। तो इस तरह से आप पेपर में अपना टाइम बचा लेंगे एंड विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो ये याद रखना है, बाद में ये नहीं आपने कहना कि सर कैलकुलेशन हमसे हो नहीं रही थी, अगर कैलकुलेटर होता तो मैं उसको सॉल्व कर लेता। लंबी लंबी या लेंथी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ये उसी के रियल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। एंड मोस्टली तो क्वेश्चंस बेसिक चैप्टर में से आए हुए हैं। मैंने तो उसके बावजूद भी जो है ना पेपर थोड़े से जो बाद के चैप्टर हैं वहां से भी किए हुए हैं। कह रहा है कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 300 केल्विन, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन की हमने एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करना बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, 1 - C/T H हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की रेशो उसमें से आ जाएगी। तो 1 - सो यहाँ पर ये क्या है, जैसे मेरे पास कितना है 300 केल्विन है। ठीक है, 300 केल्विन आएगा सिंक के लिए। और जो इंटरनल है उसकी, ठीक है, वो 600 है। इनपुट जो है वो 600 है। तो ये रेशो ले लेंगे, क्या आ जाएगी, 1 1 1 अपनी जगह पे 300 और 600 की जो रेशो है वो क्या बन गई, 0.5 बन गई। तो ये 0.5 यानी अगर जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा परसेंटेज एफिशिएंसी में, 50% एफिशिएंट, 50% एफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% है। ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी पूछ रहा था वो, तो 50% एफिशिएंसी जो है वो 0.5 है। परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर इन डायोप्टर्स। पावर इन डायोप्टर्स क्या होगी, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है पावर ऑफ अ लेंस। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, राइट। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल है ये किसका, फोकल लेंथ का। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 1/20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को पहले मीटर में लेके जाना है, तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में लेके जाएंगे 100 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। ये 1/5 बन रही है मीटर की। 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 5 डायोप्टर का। इस क्वेश्चन में मैंने पहले एफिशिएंसी निकाली, आप डायरेक्टली इसमें परसेंटेज एफिशिएंसी भी निकाल सकते थे। मैं वापस आ रहा हूँ पिछले क्वेश्चन पे। तो परसेंटेज एफिशिएंसी सिंपली आप क्या कर लेते हैं, आप T2/T1 इंटू 100 कर लेते, उस तरह भी आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती। 50% ही बहरहाल आंसर आना था, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो मैंने उसका भी रिप्लाई दे दिया। तो पावर ऑफ अ लेंस मैंने बता दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ 1/5, लेकिन यूनिट जो है ना उसका मीटर्स में होना चाहिए। तो ये 5 डायोप्टर बन, अगर आप यूनिट्स को इनकरेक्ट पुट करेंगे तो फिर आंसर गलत आएगा आपके पास। तो इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज हैं, लेकिन दे के करने होते हैं। टू लेंसेज ऑफ पावर, टू डायोप्टर्स एंड -1 डायोप्टर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। दो लेंसेज जो हैं, ठीक है, टू डायोप्टर के और -1 डायोप्टर के, उनको ऐड किया है, नया लेंस बनाया गया है जिसमें उनके जो उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो एक +2 है, एक -1 है।
तो क्या आ जाएगा पीछे, +1 डायोप्टर आ जाएगा। तो जो नया लेंस बनेगा वो उसकी जो पावर होगी वो +1 की होगी। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन बड़ा आजकल रिपीटेडली आ रहा है। बहरहाल अगर फोकल लेंथ निकालने का कह देता तो फिर तो क्या होता, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q कर लेता। मेरे पास p भी गिवन है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है और इमेज डिस्टेंस भी गिवन है। लेकिन यहाँ पर मुझे उसने फोकल लेंथ निकालने का नहीं कहा लेंस की, उसने मुझे उसकी मैग्निफिकेशन निकालने का कहा है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये भी बहुत ज़्यादा आजकल रिपीटेड आ रहा है, ताकि ये याद होगा। तो उस केस में फिर पी की जगह पे पी और क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू प्लग इन करके 1/f आता, रेसिप्रोकल था की फॉर्म में था, दोबारा आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते तो फोकल लेंथ आ जानी थी। यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन जो होती है वो रेशो होती है किसकी, इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। सो इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ क्यू बाई पी। एक तो ये जो मेरी ऑटो शेप्स है ना, ये उसको खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दें, क्यू बाई पी आ जाएगा। इसको ऑफ ही कर देते हैं ऑटो शेप्स को, क्यू बाई पी। सो क्यू बाई पी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, इमेज कहाँ पे बना, 30 पे बना। मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 3 टाइम्स है, 3x है मैग्निफिकेशन पावर, 3 टाइम्स है। If the absolute temperature of a gas is tripled, the root mean square speed of its molecules increases by a factor of। देखें, अगर एक गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर गैस का ट्रिपल कर देते हैं तो उसकी आरएमएस जो है उसकी स्पीड की वो क्या हो जाएगी। सो जो रूट मीन स्केयर वैल्यू है स्पीड की, वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वी आर एम एस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वाई, देखें, आर एम एस, वी आर एम एस स्पीड जो है ना, दैट इज गिवन बाय √3 RT डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। 3 भी कांस्टेंट है, आर भी क्या कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि पीछे क्या रह गया, अंडर रूट टी रह गया, टेम्परेचर रह गया। तो जब आप 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो अंडर रूट 3 के फैक्टर्स के साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। सो सेट 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 31 है, कह रहा है 2 फोर्सेज हैं 6 न्यूटन की और 8 न्यूटन की, वो ऐड करती हैं एक बॉडी के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलरली ऐड कर रही हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपने बताना है क्या आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा मेरे पास, दैट विल बी द अंडर रूट ऑफ F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर। सिंपली F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर आ जाएगा। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ F1 का स्केयर, 6 का स्केयर क्या हो जाएगा, 36, 8 का स्केयर क्या हो जाएगा, 64, 36 तो 64 100 हो जाता है, अंडर रूट 100 क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। दिस विल बी 10 न्यूटन। A 1500 kg car is moving with a velocity of 20 meters per second. What is its linear momentum? 1500 kg कार है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। मैथ और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा होता है। तो 1500 स्टैंडर्ड यूनिट में है, ठीक है। मीटर पर सेकंड भी स्टैंडर्ड यूनिट में, क्योंकि आंसर केजी मीटर पर सेकंड में ही गिवन है। तो 1500 इंटू 20 से साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 15 30 और 2 जीरोज ये आ गए, तो 2 जीरोज ये आ गए, ठीक है। तो ये 20 था, मैंने 2 लिख दिया, 20 था। तो 15 इंटू 2 30, 2 जीरोज ये आ गए, और ये तो 30 हो गया, 2 जीरोज ये आ गए, 1 जीरो ये आ गया, 30,000, 30,000 ये चल गया केजी मीटर पर सेकंड। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई बाई टी होती है। तो वी एफ कितनी है, ठीक है, वी एफ जो है वो 100 है, वी आई जो है वो 0 है, डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे। 100/10 आ जाएगा, 100/10 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाउ फार विल एन ऑब्जेक्ट फॉल इन 3 सेकंड्स इफ ड्रॉट फ्रॉम रेस्ट। 3 सेकंड्स में एक बॉडी कितनी फॉल करेगी। ऊपर वाले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन था, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करनी होती है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। तो वी आई क्योंकि 0 है, रेस्ट से फेंका गया, वी आई 0 है, ये टर्म तो हो जाएगी खत्म। 1/2 अपनी जगह पे, जी की जगह पे मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। और टी का स्केयर, टाइम का स्केयर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 इंटू
10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 × 9 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी। अ मेटालिक क्यूब हैज अ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर्स एंड अ मास ऑफ 270 ग्राम्स, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। पहले तो देखो यूनिट किस में है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो यूनिट को मैं नहीं छेड़ा। मेटालिक क्यूब है, तो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है? उसकी हर साइड स्क्वायर होती है। क्यूब का वॉल्यूम चाहिए ना, क्यूब का वॉल्यूम चाहिए, तो ये क्यूब एक ड्रॉ कर लेते हैं, मेटालिक क्यूब है, तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम उसका क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी जो साइड है उसका क्यूब ले लेते हैं। थ्री का क्यूब क्या आ जाएगा, 27, 27 आ गया वॉल्यूम। मैथ गिवन है 270 ग्राम, डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी क्या होती है, मैथ बाय वॉल्यूम। यूनिट्स को देख लिया करें कि किस फॉर्म में यूनिट्स गिवन है, ये थोड़ा सा देखा करें। मैथ 270 है, वॉल्यूम 27 है, डिवाइड होके क्या आ जाएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। आगे चलेंगे। A stone tied to a string moves in a circle of radius 2 मीटर। एक स्टोन है, इसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है, उसको रिवॉल्व करवा रहे हैं सर्कुलर, उसके अंदर पाथ के अंदर, रेडियस जो है वो 2 मीटर्स है, और स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। एग्जैक्ट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, वी स्क्वायर बाय आर। वी का स्क्वायर क्या होगा, वी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16/2 क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगले पे चलते हैं। व्हील मेक्स 10 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, व्हाट इज इट्स टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने रेडियंस में निकालनी है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो नंबर ऑफ रेव्स यानी रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन पर रेवोल्यूशन, यानी 2 पाई इंटू रेव होती है, इंटू रेवोल्यूशन होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई अपनी जगह पे, रेवोल्यूशन कितनी है, 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, 20 पाई रेडियंस आ जाएगा, 20 पाई रेडियंस आ जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ फॉलिंग ड्रॉपलेट इज ट्रिपल्ड, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द फैक्टर ऑफ। अगर रेडियस जो है वो ट्रिपल हो गया तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे, रेडियस के स्क्वायर पे। अगर आप इसको ट्रिपल कर देंगे तो वो 9 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होती है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ आर के। बाकी चीजें तो उसमें कांस्टेंट आ रही होती हैं, तो जब आप इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो 3r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 9 टाइम्स प्रेशर आएगा। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन वाटर, डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 kg/cubic मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू भी गिवन है। तो हमने क्या करना है, प्रेशर बताना है। प्रेशर कहाँ पे बताना है, कितनी डेप्थ पे बताना है, 10 मीटर की डेप्थ पे बताना है। प्रेशर क्या होता है फ्लूइड के केस में, रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच डेप्थ या हाइट, जो भी आप कहेंगे, इतना ज्यादा वो सबमर्ज्ड है। तो डेंसिटी यहाँ पर कितनी है, वाटर की होती है 1000 kg/cubic मीटर। जी की वैल्यू मैं राउंडेड ऑफ में भी ले लूँ तब भी क्लोजर आंसर पे तो मैं पहुंच जाऊंगा 9.8, इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये खत्म होगा 1, साथ लगाएंगे 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 98 इंटू 1000 कर लेंगे तो 98 इंटू 1000 जब हो जाएगा तो 98,000 पैस्कल्स हो जाएगा। पैस्कल जो है वो यूनिट है प्रेशर का। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 4 सेकंड टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स या ऑसिलेशंस पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। सो अगर 10 ऑसिलेशंस हैं 4 सेकंड्स में, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड है ना, 4 सेकंड में वो कितनी ऑसिलेशंस कर रहा है, 4 सेकंड्स के अंदर वो ऑसिलेशंस कर रहा है 10, ठीक है। सो 10 ऑसिलेशंस हैं, टाइम कितना है 4 है, तो 10/4 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5, 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। एक इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट एग्जाम के अंदर कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है, तो ये 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा।
रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल, वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल जो है वो क्या होगी। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, फंडामेंटल वेव इक्वेशन को ही यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है। v यहाँ पे जब स्पीड ऑफ लाइट यानी c के इक्वल है, 3 × 10⁸ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज है। लेमडा के लिए फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाएगी, जाके डिवाइड कर देगी। मेगा में कितना होता है, 10⁶ होता है, 10⁶ होता है। 10⁶ के साथ 10�8 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 10⁻²। 10⁻² जो है वो 100 होता है, सब कैंसिल हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू जो है वो 3 मीटर आ जाएगी। तो कटिंग दे के किया करें, कैंसिलेशन दे के किया करें, कैलकुलेटर के बगैर काम हो जाता है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज अ mass of 0.02 kg। 2 मीटर की लेंथ है, mass 0.02 kg है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, इफ टेंशन इज 100 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो है वो आपने निकालनी है। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो है वो आपने निकालनी है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्पीड जो होती है, मैं आपको बताऊं, इस तरह के केस के अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है दैट इज गिवन बाय द अंडर रूट ऑफ द टेंशन बाय जो उसकी मैस डेंसिटी होती है, लीनियर मैस डेंसिटी म्यू के इक्वल होती है। तो पहले तो लीनियर मैस डेंसिटी निकालनी है। लीनियर का मतलब है कि 1 के लिए निकालनी है, तो ये पहले तो म्यू निकालनी पड़ेगी। तो म्यू कितनी आ रही है, मैथ यहाँ पर कितना है, 0.02 kg, लेंथ उसकी जो है वो 2 है। तो 0.02 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगी, 0.01। तो टाइम, टाइम क्या गया, टेंशन जो है वो यहाँ पर 100 न्यूटन है। टेंशन जो है वो यहाँ पर 100 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय क्या है, 0.01 है। पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म होगा 1 आएगा, और 1 के बाद 2 डिजिट से 100 आ जाएगा। 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 100 × 100 हो जाता है 10,000। अंडर रूट ऑफ 10,000 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 10,000 क्या हो जाएगा, 100 × 100 है ना, 100 का स्केयर था ना ये, तो पीछे 100 रह जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है 10,000 का अंडर रूट निकालने में, तो आप इसको यूं लिख लें, 100 × 100। क्यों, क्योंकि नीचे वाला 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ और 0011 हो गया है। 100 का स्केयर, उसका अंडर रूट लिया तो 100 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन यूं कर लिया करें, इजी रहता है। 2 कैपेसिटर्स हैं 12 माइक्रो के और 6 माइक्रो फैरड के, इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। जो लास्ट संडे को एनटीएस का नया टेस्ट हुआ था, वहां पर एक राउंड के अंदर के कॉमसेट के टेस्ट के अंदर, एक राउंड के अंदर ये क्वेश्चन आया है अभी रिसेंट के अंदर, कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है उसकी डेफिनेशन पूछी थी, कैपेसिटेंस क्या है। तो 1 फैरड की कैपेसिटेंस तब होती है जब आपके पास, ठीक है, कैपेसिटेंस बेसिकली चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, और कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो जब आपके पास 1 कूलम का चार्ज हो, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो वहां पर कैपेसिटेंस यानी 1 फैरड होगी। तो ये फैरड के हवाले से क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मैंने अगले सेट के अंदर जो है इनको सॉल्व करवाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। यहाँ पर हमने कैपेसिटर्स की को कनेक्ट किया है सीरीज में। सीरीज जो कैपेसिटर्स है ना, उनका कॉम्बिनेशन ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंसेस से। इनका कॉम्बिनेशन वो होता है जो पैरेलल रेजिस्टेंसेस का होता है। यानी मैं यहाँ पर 1/2, 1/12 माइक्रो और 1/6 माइक्रो करूंगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज के केस में ऑपोजिट चलती है, 1/C1 प्लस 1/C2 चलती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 1/12 प्लस 1/6। छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है और दो ही नंबर्स का आप एलसीएम ले रहे हो, तो 12 यहाँ बड़ा नंबर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 6 1 6 हो जाएगा ये। ठीक है, सो 12 1 12, 12 1 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा, 6 2 12, यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, 3/12। 3/12 को कैंसिल करूंगा, 1/4 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लूंगा तो 4 माइक्रो फैरड आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 माइक्रो फैरड आ जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टर्स और थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 ओम आर ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में लगे हुए हैं 1/6, एक आ गया, 1/6 अगले का भी आ गया, उससे अगला भी कितना आ गया, 1/6 आ गया। सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3/6।
6 कैंसिल कर लेंगे 1/2, रेसिप्रोकल ले लेंगे ना दोबारा, जब रेसिप्रोकल लेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 ओम्स आ जाएगा। If the distance between two charges is reduced to 1/3 of the original, the force between them increases 9 times। अभी हमने ऊपर एक एमसीक्यू किया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डेट इज K Q1 Q2/r² होगी। तो जब आर को आपने रिड्यूस किया है, आर को जब आपने रिड्यूस कर दिया है, कितना रिड्यूस किया है आपने उसको 1/3 टाइम रिड्यूस कर दिया, तो r/3 का स्केयर हो जाएगा। r/3 का स्केयर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 r² हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9, ये 9 जो है सबसे नीचे जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, और ये ओरिजिनल रह जाएगी हमारे पास कितनी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, 9 टाइम जो है वो इसमें इंक्रीज आएगा। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय 50 ohms हीटर इन 10 minutes व्हेन कैरिंग अ करंट ऑफ 2 amperes। जॉल्स लॉ लगाना पड़ेगा। जॉल्स लॉ देता है कि जो हीट डेसिपेट होती है विद द फ्लो ऑफ करंट, तो ये याद रखिएगा कि करंट जहां से भी गुजरता है उसके 3 इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है करंट का, हीटिंग इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। I²R T आ जाएगा यहाँ पर, I²R T आ जाएगा। सो आई का स्केयर, करंट का स्केयर, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। टाइम कितना है, 10 मिनट्स है। ठीक है, तो टाइम कितना है, 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स को लेकर जाना पड़ेगा सेकंड्स में। सो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 × 10 कर लेंगे 600 सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके चले गए अब हम। ठीक है जी, तो 5 6 30, 30 × 4 इज 120, 120, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 0 7 और आगे, तो 120,000 जॉल्स मत रहा है, 120,000 जॉल्स की एनर्जी जो है वो खा जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला passes through a loop area of 2 meter square held perpendicular to the field, what is the flux। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.5 टेस्ला की वो गुजर रही है, एरिया वहां पर कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है और उसके परपेंडिकुलर है, तो बताएं कि फ्लक्स क्या होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, B.A होता है, B.A। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉज ऑफ एंगल आता है, कॉज ऑफ एंगल आता है। ठीक है, तो इसमें कॉज ऑफ एंगल आ रहा है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब वो फील्ड लाइन के फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। 0 वेबर नहीं कर देना यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्रीज का एंगल बनाएगा ये, तो 0 डिग्रीज का एंगल ये बनाएगा। तो क्यों, क्योंकि अगर लेट सपोज ये एरिया है, तो एरिया का तो वेक्टर ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब उसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है एरिया के, तो ये क्या आ जाएंगे आपस में, एंगल इनका क्या आ जाएगा, एरिया के साथ एंगल उसका कितना आ जाएगा, जब वो परपेंडिकुलर नीचे पड़ा था तो 0 डिग्री आएगा। ये देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, 3D फिगर है यहाँ पे, उसमें ड्रॉ नहीं हो सकती। तो डी की वैल्यू क्या है, 0.5 है, एरिया कितना है, 2 है, कॉस 0 क्या है, 1 है, 0.5 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5/10, 5/10 क्या होता है, 1/2, 1/2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 वेबर आ जाएगा। तो 0 नहीं कर देना कि जी 90 डिग्री है तो कॉस 90, तो एंगल उसके वेक्टर का देखना होता है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी इंडक्टर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। रिएक्टेंस निकालनी है हमने, इंडक्टेंस यहाँ पर कितनी है, 0.2 हेनरी की है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 हर्ट्ज की है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होती है, 2πf/L के। तो 2π कांस्टेंट है। ठीक है, 2 × 3.14 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6.28। पाए 3.14 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6.28 आ गया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस यहाँ पर कितनी है, 0.2 हेनरी। तो 0.2 हेनरी का पॉइंट खत्म होगा, नीचे आएगा 1, 1 के बाद 1 0 0 0 के साथ हो जाएगा कैंसल। 5 2 10, 10 × 6.28 करेंगे तो 62.8 आ जाएगा। तो 62.8 ओम्स की रिएक्टेंस जो है वो यहाँ है। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, if the volume of a gas is doubled and its absolute temperature is halved, the new pressure P2 relative to the original pressure P1 will be। ठीक है, आइडियल गैस रिलेशनशिप से हमें इसको देखना पड़ेगा
तो वो क्या कहता था, वो कहता है P1V1 बाई T1 की जो रेशो है वो इक्वल होती है P2V2 बाई T2 की रेशो के इक्वल होती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और नया जो प्रेशर है वो पुराने प्रेशर का क्या है, आधा है, आधा है। और टेम्परेचर को क्या कर दिया है, वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, टेम्परेचर को जो है वो आपने आधा कर दिया है। तो न्यू प्रेशर बताना है कि क्या आएगा, P2 क्या आएगा रिलेटिव टू द ओरिजिनल प्रेशर P1। ठीक है, तो वैल्यूज को आप सिंपली क्या कर लेंगे, प्लग इन कर लेंगे। वैल्यूज को हम सिंपली यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्लग इन कर लेते हैं। तो वॉल्यूम को डबल कर दिया है, यानी नया जो वॉल्यूम है P1V1 बाई T1, नया जो वॉल्यूम है आपका V2 वो डबल है। वो क्या है, वो डबल है। सो P2 अपनी जगह पे है, P2 हमने निकालना है। तो नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का 2 टाइम्स है, यानी वो 2 टाइम्स ऑफ V1 है, 2 टाइम्स ऑफ V1 है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर को क्या किया है, टेम्परेचर को आधा कर दिया है। तो ये दे के पुट करना है, वॉल्यूम को डबल कर दिया है और टेम्परेचर को आधा कर दिया है। टेम्परेचर जो है ना, नया जो टेम्परेचर है T2 वो 1/2 टाइम्स ऑफ T1 है। अब जो नीचे वाला 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स P2, 4 टाइम्स P2। V1 के साथ कैंसिल कर देना, T1 के साथ कैंसिल कर देना, तो ये P1 आ गया। P2 बताना है कितना है, तो P2 जो है वो P1 का 1/4 टाइम्स है, 1/4 टाइम्स आ रहा है। तो नया प्रेशर पूछा था ना कितना आ रहा है, तो नया प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर का 1/4 टाइम्स आ रहा है। क्वेश्चन 50 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज फॉर्म। तो ये बात जो मैं सेट 1 में कर रहा था कि इमेज या मिरर फार्मूलाज जो है उसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ जो होती है वो 1/P प्लस 1/Q के इक्वल होती है, प्लस 1/Q के क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो P क्या है, 15 है। तो 1/15 ये हो गया, 1/15 प्लस 1/Q, क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है कि इमेज कहाँ पर बना है। ठीक है, प्लस 1/15 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट नहीं है, 1/15 लिखा हुआ है। ये P की जगह पे मैंने क्या प्लग इन किया है, फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 10, 1/10। 1/15 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 1/Q की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, 1/10 -1/15, -1/15 आ जाएगी। ठीक है कि ठीक हो गया जी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 - 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 × 15, 10 × 15 क्या होता है, 150 होता है, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे तो 5/150 आ जाएगा ये, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = तो 1/30, राइट। सो 1/30 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर के ऊपर बनेगा। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू मीडियम विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है दैट इज द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की रेशो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो क्या होती है, 3 × 10⁸ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ आ जाएगा, 2 × 10⁸ आ जाएगा। 10⁸ के साथ 10⁸ कैंसिल, 2 1s और 2 3s ये कैंसिल, तो पीछे क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अब दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, वो क्रिटिकल एंगल होता है। और उसके बाद अब आप बढ़ाएंगे, क्रिटिकल एंगल ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वेव अंदर उसी मीडियम के अंदर वापस पुराने मीडियम के अंदर ही चली जाती है। तो दैट इज गिवन बाय 1/n, दैट इज गिवन बाय 1/n। तो 1/1.5 कर लेंगे, 1/1.5 कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करके यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1, और पॉइंट के बाद एक 0,
एक डिजिट है 0, 10 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10/15, कैंसिल कर लेंगे। जब कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो 10/15, 10/15 आएगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 जो होता है 0.66 के इक्वल होता है, 0.66 के इक्वल। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है विद वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर निकालने का कहा जा रहा है। एच सी की जो वैल्यू है डेट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स गिवन है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू 8c/लैम्डा फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो एच सी की पूरी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, डेट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही रहने देंगे क्योंकि चॉइसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो एक नजर लाजमी आप चॉइसेस के ऊपर रखा करें। वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर्स में है। ठीक है, तो ये कितनी थी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर में। ठीक है, पर नैनोमीटर में नैनो इसके साथ भी है, और नीचे वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनो। एन एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, फोर के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 4 10 × 40, ये क्या हो जाएगा, 4 3 और 1 31 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98, द वैल्यू ऑफ द करंट गेन बीटा विल बी, कॉमन बेस गेन गिवन है। ठीक है, ठीक है, कॉमन बेस गेन और मीटर बेस गेन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, बीटा जो होता है वो क्या होता है, α-1/अल्फा होता है। अल्फा यहां पर कितना, 98, नीचे क्या आ जाएगा, 0.98 माइनस अल्फा, तो वो क्या करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। पॉइंट पॉइंट के साथ खत्म हो जाएगा, रीजन जहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट था वहां भी, 2 के साथ 98 को कैंसिल कर, 2 के साथ 98 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 days, आउट ऑफ 15 days व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन। तो 15 डेज के बाद कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, अगर एक हाफ लाइफ 5 डेज की है तो 15 डेज के बाद 3 हाफ लाइफ गुजरी है। जब 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगी, 3। 1/2 की होल पावर 3 क्या होता है, 1/8। 1/8 टाइम जो है वो रह जाएगा ये। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ मैस, तो E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू एनर्जी। सो मैथ कितना है यहाँ पे, 1 मिलीग्राम्स का है, 1 मिलीग्राम्स का मैथ है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम्स का मैथ है यहाँ पे और ये क्या आ जाएगा, 1 × 10 की पावर, मिली क्या होता है 10 की पावर -3 होगा। ठीक है, 10 की पावर -3 ग्राम्स है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, केजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, केजी है। ठीक है, तो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। सो 1 × 10 की पावर -6, वाई ये देख लें जरा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने देखना है कि ये क्या हुआ है, कि ये मैंने इसलिए 10 की पावर -6 किया कि मैं उसको फिर केजीज में लेकर गया हूँ। तो मिली कितना है, 1 × 10 की पावर -3 ग्राम्स है। तो ग्राम्स के अंदर कितने केजीज होते हैं, 1000, तो 1000 से हमने क्या करना है, साथ डिवाइड भी करना है। तो ये रीजन है कि ये 10 की पावर 3 नीचे जो जाएगा ऊपर जाके 10 की पावर -3 एक और हो जाएगा, 10 की पावर -6, 3 × 10 की पावर 8 का स्केयर, तो एक दफा भी 3 × 10 की पावर 8 का 8 लिख लेते हैं, और एक और भी 3 × 10 की पावर 8 लिख लेते हैं, पेपर में आसानी हो जाएगी। चाहे तो आप 9 × 10 16 भी तो लिख सकते हैं, इजी था ये। तो 3 3 क्या हो गया, 9, और 16 में से 6 चला गया, 9 × 10 की पावर +10 जाउल आ जाएगा, 9 × 10 की पावर +10 जाउल आ जाएगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3.2 × 10 की पावर -19 जाउल्स, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है फोटॉन्स की, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है,
सो के ई मैक्स जो होती है, मैक्स कैसे आती है, दैट इज क्यू इंटू वी नॉट। के ई मैक्स इज इक्वल टू, सो के ई मैक्स इज इक्वल टू, के ई मैक्स किसके इक्वल होती है, सो के ई मैक्स जो होती है वो इक्वल होती है क्यू इंटू वी नॉट के इक्वल होती है, क्यू इंटू वी नॉट के इक्वल होती है। सो के ई मैक्स, सो यहाँ पर क्या है, किनेटिक एनर्जी गिवन है 3.2, 3.2 10 की पावर -19 जाउल्स के इक्वल गिवन है। डिवाइड कर लेंगे इसको किससे, क्यू से, क्यू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1.62 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट्स आ जाएगा।